टीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। धरती एक स्कूल है। इस स्कूल में सभी आत्माएं आती हैं और अपने अनुभवों के साथ बहुत कुछ सीखती हैं और आनंद का अनुभव करती हैं, उदासीनता का अनुभव करती हैं। सभी अनुभवों के साथ वो बहुत कुछ सीखती है और सिखाती चली जाती है। तो आज हम आपके लिए एक पिरामिड मास्टर को लेकर आए हैं जो हमें बताएंगे कि उनका जीवन बचपन से लेके अभी तक आत्मा की यात्रा में कैसा बीत रहा है। तो आपका स्वागत है नलिनी जी आत्मा की यात्रा में। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। मैं बहुत खुशगवार हूँ कि टीएमसी ने मुझे इनवाइट किया और आपका सानिध्य मिल रहा है मुझे। नलिनी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा था, आपने ये यात्रा कैसे शुरू करी? बहुत खूबसूरत रहा मेरा बचपन। मैंने कई आत्माओं की यात्राएं सुनी, हमारे पीएसएसएम की, बड़ी कष्टदायक रही, पर मैं कहूँगी इतना स्वच्छंद जीवन मैंने जिया है अपने बचपन में, एक उड़ती हुई तितली के समान, उड़ते हुए पंछियों की तरह। अब मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ अपने बचपन का। हम जब अपने नए घर में आए थे दशहरा मैदान के यूनिवर्सिटी रोड पर, तो वहाँ पर मैं रोज़ाना शाम को बगीचे में बैठ जाती थी और पाँव फैला के, हाथ को यूँ रख के बस आसमान को यूँ 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 देखा करती थी। शाम हो जाती तो जितने भी ये पक्षी पंछी होते थे अपने घर को जा रहे होते थे। तो आप भी अगर अपना बचपन याद करें, जो आज मैं कई बार देखती हूँ आसमान में नहीं होता है, वो ना एरोप्लेन शेप बनाते थे और उसमें उड़ के जाया करते थे। तो मैं वहाँ से देखती जब तक वो मेरी आंखों से दूर नहीं हो जाते, तब तक मैं उनको देखती रहती थी। कैसे एरोप्लेन शेप बनाते, कैसे एक पक्षी बदल के दूसरे की जगह चला जाता और फिर वो शेप वही बना रहता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो चला गया, फिर ढूंढती थी कोई और, वो जा रहा, वो देखती मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो मुझे लगा शायद एरोप्लेन भी इसी तरह बने होंगे कि वो कुछ इसका एयर से कनेक्शन होगा, ये एरोप्लेन शेप जो हम बोलते हैं। कैसे कुदरत काम करती है और कैसे ह्यूमन बीइंग भी काम करते हैं कि उससे उन्होंने सीखा होगा। मेरे लिए प्रकृति सिर्फ और सिर्फ आश्चर्य से भरी हुई है। इस प्रकृति की गोद में, कुदरत में इतना कुछ है सीखने को, इतना कुछ है देखने को, कि बचपन मेरा बहुत इन्हीं तरह की चीज़ों के बीच में गुजरा है। नए नए फादर ने बगीचा बनाया था, तो फूल खूब आते थे, खूब फूल आते थे। तो तितलियों के पीछे भागना, उनको पकड़ना, उनको देखना, फिर छोड़ देना, हाथ में उनका इम्प्रेशन रह जाना, फिर कपड़ों से पोंछ देना। और आज गीला भी पानी कुछ हो तो भी नहीं पहुँचते कपड़ों से, इतने बड़े और सोफिस्टिकेटेड हो गए। तो बचपन की यादें बहुत मधुर हैं, बहुत मधुर हैं। तो हमें आप अपने परिवार के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में, माता पिता के बारे में कुछ बताइए। बचपन, मम्मी और पापा जी। मम्मी वात्सल्यता की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति और सेवा भाव से कूट कूट के भरी। दया, करुणा, मतलब जो भी कुछ एक प्रकृति में होता है ना, खूबसूरती वाला, पॉजिटिव वाला, सब कुछ उनमें। हम 5 भाई बहन, किंतु कभी भी 5 में से किसी के ऊपर भी उन्होंने ना ऐसे हाथ उठाया, न किसी को छुआ ही होगा। हाथ ही नहीं उठाया तो छूने की तो बात ही अलग। और आँख अगर दिखा दी तो दैट इज अल्टीमेट, और वो भी बहुत रेयर देखने को मिलता था। पर हाँ, मेरे संग बहुत कुछ देखने को मिलता था। क्योंकि मैं जितनी शांत थी उतनी चंचल भी थी, चुलबुली भी पूरी थी। हाँ, मैं चुलबुली थी पर उतनी ही शांत भी, और मम्मी के संग ज़्यादा थी। और बड़े होते होते बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे हम दोनों।
पापा जी थोड़े हमारे स्ट्रिक्ट टाइप के थे, डिसिप्लिन वाले थे, थोड़े सांवले रंग के थे। तो मुझे मम्मी गोरी हैं इसलिए ज़्यादा पसंद आती थी, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। और पापा जी नहीं पसंद आते थे क्योंकि 6 महीने में, साल में एक बार आवाज़ उनकी सुनाई देती थी और वो इतनी ऊंची होती थी कि मुझे डर बहुत लगता था। तो शायद यही कारण था कि मेरे लिए वो हव्वा थे, जिसका जिक्र मैं बाद में पितामह के संग भी आपको ज़रूर बताऊंगी। पर मैं, पापा जी घर में आते, मैं पलंग के नीचे छुप जाती, अलमारी के अंदर जाके बैठ जाती, दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती, और कुछ नहीं तो नहाने उसी वक्त जाती जब पता चला बाहर मेन गेट का दरवाज़ा खटखट हुआ, पापा जी आ गए हैं, इनकम टैक्स ऑफिस जाना है, अब उनको खाना खाने आए हैं। तो मैं जो इस तरह से उनसे अपने आप को छुपाती ही रहती थी। और उनका नियम था, सुबह जब वो शेविंग करेंगे बाथरूम का दरवाज़ा खुला रहेगा और बोलेंगे गाना गाओ। अब मैं सारा दिन जो गाने गाती थी वो फिल्मी गाने गाती थी, पर उनके सामने कैसे गाऊं? बाहों में चले आओ पानी में चले मेरा गोरा बदन, उनके सामने सिर्फ भजन होते थे। मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि अब वो आ गए हैं वॉक करके, अब वो बाथरूम में जाएंगे, दरवाज़ा खुला रहेगा और मेरे को आवाज़ देंगे और मेरे को बोलेंगे गाना गाओ। जब गिटार सीखने लगी तो उनके लिए गिटार बजाओ। ट्रिप पर भी जाना तो वहाँ पर भी गाने गाने के लिए बोलते थे, तो मैं बहनों को टल्ला मारती कि भाई आप शुरू करो। फिर उसके बाद सारा गाना गा देती थी मैं, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम एक्चुअली गाना कौन सा वाला गाऊं। तो ये हुआ। उससे याद आया ट्रिप से कि कार में जब हम लोग, मैं उज्जैन शहर से हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना परिचय दूँ कि महाकालेश्वर की नगरी से हूँ, जहाँ कृष्ण और सुदामा सांदीपनी आश्रम में भी पढ़े थे, कालिदास की नगरी, विक्रमादित्य की राजधानी, मैं उस शहर से हूँ। तो हम लोग जब भी कार में कहीं से गुजरते और चौराहा आता था ना, तो जो पुलिस खड़ी होती थी चौराहे पर, ट्रैफिक पुलिस, तो वो एकदम से हमारी गाड़ी निकलते ही सलामी देते थे। तो मैं हमेशा ही कुछ ऐसा हुआ कि पापा जी ड्राइव करते थे, मैं उनके पीछे वाली सीट पे बैठती थी, और जब वो गर्दन सिर्फ खिड़की तक आती थी, तब के ये किस्से बता रही हूँ मैं आपको, तो मुझे लगता था कि पुलिसमैन जो है मेरे को सलामी दे रहा, मैं भी जोर से अब सलामी देती थी। बहुत बड़ी हो गई, कॉलेज में आ गई होंगी, या शायद शादी के बाद समझ पड़ा कि वो मुझे नहीं सलामी देता था, पापा जी को देता था, और हम समझते थे हमें दे रहा है। तो पापा जी बहुत ही एक अनजानी जगह में जाके कॉलेज की पढ़ाई किए, क्योंकि फादर, मेरे ग्रैंडफादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, रेलवेज में थे। तो फादर महू से उज्जैन आके पढ़ाई किए, फिर उनको जगह बहुत अच्छी लगी, शांत स्वभाव के फादर थे, तो ये भी बहुत छोटा सा शहर, तो यहाँ पर आके बस गए। तो सेल्फ मेड पर्सनालिटी कहूँगी मैं, कि उन्होंने सब कुछ स्क्रैच से अपना व्यक्तित्व हासिल किया और अपने आप को वहाँ पर बनाया, और इतने फेमस हुए कि बहुत खूबसूरत किस्सा है, शादी के बाद का है, पर अभी बताती हूँ मैं कि हम शादी के बाद जब मेरे हस्बैंड को मैं कई किस्से बताती थी उज्जैन के बारे में, कि हमारा वहाँ ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसा होता है। तो एक बार उन्होंने कहा कि हमें ना उज्जैन जा रहे हैं, पर किसी को नहीं बताएंगे कि हम आ रहे हैं, हम 1-2 दिन में बस मतलब बता देंगे आपको कि आ रहे हैं। और बोला कि हमको कोई लेने भी नहीं आएगा, हम स्टेशन से अपने आप आएंगे। अब दामाद जी को मारवाड़ी परिवार में, समाज में, आप सोचो कि पॉसिबल ही नहीं है, दामाद यानी खुदा वहाँ तो मैंने फिर भी फ़ोन करके बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, जिससे कि परिवार परेशान ना हो एकदम से दामाद जी को देख के, बेटी की बात अलग होती है। तो उन्होंने मैंने उनको ट्रेन में बता दिया कि आप चाहे बुरा मानो भला मानो, मैंने खबर दे दी है मम्मी पापा जी को कि हम लोग आ रहे हैं, पर हाँ लेने हमें कोई नहीं आएगा, ये मैंने उनसे पक्का करवा लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है आप तांगे से जा रहे हैं, और उनको भी ये बात बता दी है। तांगे वाले के पास पहुंच के सामान वामान रख दिया, फिर बोले कि हमको 33 कोठी रोड जाना है। वो बोला आप फिक्र मत करो दामाद जी, आपको मैं लेकर जाऊंगा। टेकन इट बैक, ये क्या बोल रहे, ये मुझे कैसे जानते हैं? तो मैंने कहा आप बैठ जाइए, वो आपको ले जाएंगे।
उन्हें विश्वास नहीं हुआ, वो बोले नहीं नहीं, मैं आपको रास्ता बता दूंगा कहाँ से कहाँ मुड़ना है। और फिर हंस के बोला, आप सबसे छोटे जमाई बाबू हैं, आप फिक्र मत कीजिए, आपको मैं पहुंचा दूंगा, घर जानता हूं मैं। और उसने एड्रेस बताना शुरू कर दिया, नंदन 33 कोटी। हाँ, हाँ। एकदम से उनको रियलाइज हुआ, तो बोले मान गया मैं, तुम जो भी कुछ बोलती थी सब सत्य। तो मैंने कहा आपको क्या लगा मैं झूठ बोलती हूँ? तो मतलब हम लोगों का इतना मान सम्मान वहां पर। गोयल साहब की बेटी है, स्कूल में फेमस थी सिंगर डांसर के रूप में, या मयूरा के रूप में। एक टीचर थे मेरे केमिस्ट्री के, वो मुझे मयूरा के नाम से ही पुकारते थे। क्लासरूम हो चाहे क्लास के बाहर हो, चाहे बाहर कहीं स्कूल के मिले, वो मयूरा ही बोलते थे, क्योंकि मैं मयूर डांस करती थी, नीले रंग की ड्रेस पहन के और पूरा पंख वगैरह लगा के, पूरा यहाँ पर लगा के, उनकी गर्दन और कलगी भी। तो सिंगर और डांसर, जैसे मैंने बताया कि मैं बचपन से ही रही हूँ। और प्रकृति के संग के मेरे बहुत किस्से हैं। हमेशा मुझे लगता था कि मैं उड़ूं, मैं उड़ूं। तो अभी जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि मैं बैठी रहती थी आराम से, तो देखते 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 मैं जैसे आसमान को देखते देखते मैं एकदम ट्रांस में चली जाती थी। और मेरे को लगता था जैसे मेरा शरीर बड़ा होके घर जितना बड़ा, उससे भी विस्तृत रूप में चला जाता है। मतलब हाथ पांव शरीर सब की सब इतना विस्तृत हो जाता है, बिल्कुल जैसे आसमान हो गया है। और जैसे ही पलकें झपक लेती थी तो मैं अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती थी। तो मुझे कभी भी समझ नहीं आई ये बात कि ये क्या होता था। पर पीएसएसएम से जुड़ने के बाद कई बचपन की चीज़ों का एहसास होने लगा। पर आपने एंजॉय किया? आप जब अपने को वो करते थे तो उड़ते थे या एंजॉय करते थे? यस। मैं कई बार खुली आंखों से ब्रह्मांड के ऊपर चली जाया करती थी, सौर मंडल में, और गोल 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 चक्कर लगाया करती थी वहाँ पर कहते हैं सौर मंडल में अगर कोई चला जाए तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल नहीं होता है, तो आप नीचे नहीं आ सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति या जो भी कुछ होता है, आप नीचे नहीं आ सकते। पर मैं जाती भी थी और आती भी थी, खूब गोल 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 चक्कर लगा के आ जाती थी। और इसी तरह एक पिक्चर का किस्सा आपको मेरे को याद आ रहा है, बताती हूँ कि ध्रुव की पिक्चर देखी मैंने, इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा मेरे पर उसका कि मैं जब पिक्चर देखकर आई तो कई दिनों तक आंख बंद करके बस बैठी रहती थी। और मेरे मन में यही था कि जिस तरह वो उत्तर की दिशा को बताता है ध्रुव तारा, तो मैं अपने घर का नाम बताना चाहूँगी आपको, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। घर का नाम मेरा नीलू है। कोई प्यार से नीलट्टी पलट्टी बोलते हैं, तो कोई नीला बोलते हैं। तो मेरे मन में आया नलिनी नाम बहुत बड़ा है, तो मैं वो ध्रुव तारा, मैं ऐसे डायरेक्शन में जाऊंगी जिससे मेरी पहचान होगी नील तारा के नाम से। और मैं अपने आप को नील तारा, अपने आप को बस मन ही मन हमेशा नील तारा बोला करती थी। तो जैसे आपके बचपन के जो आपका शौक थे कि आप डांस करते थे, आपके पास ये कला था, और भी कुछ ऐसा था जो आप बचपन से ही करते थे? पहले तो डांस की ही बात बताती हूँ कि खूब कर्ली हेयर थे और इतने बड़े बाल थे मेरे, तो मुझे कृष्ण भगवान बहुत बनाया गया, बहुत बार, बहुत सालों तक बनाया गया। पीला अपना पीताम्बरी ड्रेस पहनना और पट्टम डाल लेना और बांसुरी मोर पंख लगा के जी। तो और अधिकतर मेरे को गर्ल्स वाले रोल तो मिलते ही थे डांस में, परंतु किसान के रूप में मेरे को लड़का भी बहुत बना दिया जाता था, पता नहीं क्यों। तो टॉम बॉय मैं बचपन से ही रही हूँ, कह लो एक तरीके से। अच्छा, भाइयों के दोस्त आते थे, बड़े भाई के दोस्त वगैरह, तो वो लोग बैठे गपशप मार रहे हैं, पता नहीं क्यों उनके बाल जाके बिगाड़ना, हमेशा पीछे से उनके गले लगना और बाल बिगाड़ना, अजीब अजीब हरकतें होती थी मेरी। और मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी बचपन में बहुत की हुई है।
कैसे? पिक्चर देखने का मुझे बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा, बेइंतहा। फादर को आदत थी, उनके लिए अगर जो हम आज ध्यान कहते हैं, फादर ध्यान के रूप में पिक्चर में जाके बैठते थे, जहाँ पूरा 3 घंटे फोकस हो जाता था। तब तो 3 साढ़े 3 घंटे की पिक्चरें हुआ करती थी। वो पूरी दुनिया भूल जाते थे उस वक़्त। कोई केस नहीं लेंगे, किसी को भी सैटरडे इवनिंग 6 से 9 फिक्स्ड था उनका। तो शायद पिक्चर हम लोगों का भी जाना-आना इस कारण बहुत वो था, फ्रीक्वेंटली जिसे कहेंगे। उसके अलावा हमारे एक रामेडिकल फैमिली फ्रेंड थे, रामेडिकल ताई जी बोलते थे हम उनको। तो उनके संग महिला का जो वो होता है बालकनी, बॉक्स, तो फादर के संग जाते तो बॉक्स में बैठते, ताई जी के संग जब जाते थे तो वो सेक्शन होता था महिलाओं का, तो उस साइड में यूँ बैठते थे उनके संग जाके। और मज़ेदार बात ये कि पिताजी ने, फादर ने हमारे इतने, पापा जी ने इतना अ, अपना इमेज एक बना लिया था कि उनके जो क्लाइंट्स थे, पिक्चर हॉल वाले भी, तो पापा जी के हाथ से एक स्ट्रिप बना के ले जाते थे, पर्ची बना के, बच्चे आ रहे हैं, और नीचे रमेश चंद्र गोयल लिखा हुआ होता था। जाके मैनेजर को देना और पिक्चर हॉल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना। ब्रेक में गन्ने का रस आता था इंटरवल में। अच्छा, अच्छा। तो बहुत बहुत एंजॉय किया फादर के दम पे। हुँ, हुँ, हुँ। गोयल साहब की बेटी है, कप्तान साहब की बहन है, मयूरा है। हाँ, हाँ। तो आपके क्या परिवार के अंदर बचपन से या परिवार के अंदर पाठ पूजा ये सब बहुत होता ज़्यादा था? था, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली, आपके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट था? बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट था। मैं खुद क्या कर रही हूँ मुझे नहीं मालूम, पर मम्मी जो करती थी, ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प थी पापा जी की तरह। तो वो सब कुछ कर्म कांड जो भी कुछ वो करती थी, वो सब कुछ देखती थी मैं, रिचुअल्स वो सारे देखती थी, और उनके संग बैठे-बैठे करती भी रहती थी। शिवलिंग बहुत बनाती थी मैं मिट्टी से, फिर कलर करना, उस पर हल्दी चढ़ाना, लाल रंगोली चढ़ाना, कुमकुम चढ़ाना, चावल चढ़ाना वगैरह। न जाने कितने अनगिनत शिवलिंग बनाए होंगे मैंने अपनी ज़िंदगी में। और कुंभ का मेला, सिंहस्थ का मेला हर 12वें साल में उज्जैन में आता है। तो एक मेरा बचपन में आया था, एक मेरे शादी के बाद आया। और तो जो बचपन में आया उसका मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि मम्मी की उँगली पकड़ के जाना हर रोज़, 1 से 1.5 महीने का ये कुंभ का मेला होता था। हुँ। और वहाँ पर फिर मम्मी गरीबों के लिए, उस समय लेटेस्ट था, एल्यूमीनियम के सिक्के शुरू हुए थे, 2 पैसा, 3 पैसा, 3 1 पैसे। पैसा, ठीक है ना? पीतल के बाद और स्टील के बीच में ये, तो वो ढेर सारे मम्मी रा मेडिकल स्टोर से मंगवाती थी सिक्के, और फिर हम लोग पोटली भर के लेकर जाते थे। और मम्मी के हाथ में अलग पोटली होती थी, मेरे हाथ में अपने हथेली के अनुसार जो पोटली होती थी, खत्म हो जाती थी तो मम्मी से और माँगती थी। हर भिखारी को 1-1 पैसा देना, 1-1 पैसा देना, राजगिरी का लड्डू देना, कुछ-कुछ मम्मी लेकर जाती थी, जो भी कुछ वो लेकर जाती थी, खुद वो भी देती थी और मैं उनके में से भी ले-लेके देती थी। और वहाँ पे साधु संतों को देखना बहुत अट्रैक्शन था मेरे को। उनकी जटाएँ, उनकी बिंदी लगी हुई और सब मला हुआ उन्होंने राख से अपने आप को, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे वो, मालूम नहीं क्यों। आज भी मम्मी ने एक चीज़ सिखा रखी थी, बिल्कुल गाँठ बाँध के पट्टी पढ़ा के सिखा रखी थी कि किसी भी साधु की आँख में आँख डाल के नहीं देखना, या अगर वो शीशा चमका रहे हैं तो उस तरफ भी नहीं देखना, मेरे संग रहना। अब ये इसमें क्या था, कभी पूछा नहीं प्रश्न, शांत स्वभाव की थी, प्रश्न कभी नहीं पूछा, जो शायद अंत में जाके पत्री जी का इतना दिमाग चाटा है मैंने सारा वहाँ निकला मेरा। पर वो जो कहती थी बस वही करती थी मैं, बड़ी ओबीडिएंट थी इस मामले में, नो डाउट। तो पर देखते-देखते जाना, ये साधु अट्रैक्ट कर रहा है, इतनी बड़ी सी तिलक उसकी, लाल रंग की, पीले रंग की, चंदन की, सफ़ेद रंग की, बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। कोई अगर धुनी रमा के बैठा है तो उसको घूर-घूर के देखना क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। घर पर आती
तो एक टांग पे खड़ी होती, जैसे वो टांग पकड़ के बांध के अपने एक टांग पे झूले के अंदर रखते थे। तो धुनी रमा के वो बैठे, तो एक दो बार मैंने 2-3 दिए जला के बैठ गई, तो मम्मी ने कहा क्या हो रहा है ये? हम देख कर आए थे ना वहाँ पर सुबह आज। हटाओ, ऐसा भी कुछ नहीं करना। हाँ। तो कुंभ का मेला मेरे लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। नागा साधु का आना तो मुझे देखना अजीब लगता था, अच्छा नहीं लगता था, परंतु फिर भी उनके चेहरे का जो अट्रैक्शन, जो एक नूर सबके चेहरे पे होता है, वो मैं बड़े गौर से देखा करती थी। पंडितों के यहाँ पर मम्मी वगैरह जा रही हैं, जैसे मंदिरों में जा रही हैं, तो मैं भी उनकी उंगली पकड़ के जा रही हूँ। कार्तिक का महीना पूरा वो नहाती थी, क्षिप्रा नदी में जाके उंगली पकड़ के जाना। कई किलोमीटर का रास्ता होता था, पर वो जाती और मैं उनकी उंगली पकड़ के जाती और मैं भी नहा धो कर आती थी। तो यूँ कह लीजिए कि सात्विकता से मैं बचपन से ही बचपन से जुड़े थे। और धार्मिकता से भी मंदिरों में जाना और रिचुअल सब करना, प्रसाद लेना और वो सर पे लगाना पंचामृत वगैरह, पीठ करके नहीं आना, सीधे सीधे बाहर आना। जाती हूँ मैं महाकालेश्वर के मंदिर, चिंतामन गणेश के मंदिर, कालिका के मंदिर, हर सिद्धि मंदिर, कुछ मंदिर है जहाँ मैं जाती हूँ, पर ये सब रिचुअल्स माला वाला का कुछ भी नहीं करती है। जाऊंगी, चुपचाप बैठूंगी, कुछ देर ध्यान करूंगी, उठकर आ जाऊंगी। अभी आपको ऊर्जा की समझ आ गई ना? ऐसा है, आप घर परिवार में जहां भी जिस भी एटमॉस्फेयर में रहते हो, उसकी संगत का असर तो पड़ता है, संस्कार तो मिलते ही मिलते हैं। ये है कि पूजा पाठ देखा तो पूजा पाठ करी, रूढ़िवादी संस्कारी घर परिवार था, है मतलब, और बहुत ज्यादा रिचुअल्स कर्मकांड में दादी जी भी थे। दादाजी मेरे कर्म योगी ज्यादा थे, तो वो ध्यान में बैठते थे अगरबत्ती जला के और 1-2 श्लोक मंत्र पढ़ के अपने 10 मिनट का, हाँ, शांत बैठ के और फिर निकल आते थे। और दादी जी का था कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाना है, रामनवमी मनाना है, प्रसाद भोग बनेगा, ये वो सब होगा। तो मम्मी का भी नेचुरली वही, नानी जी का भी वही था, तो मम्मी का भी वही संस्कार पड़ा, ससुराल का देख के पीहर का जो लेकर आई। तो मतलब कई चीजों से मैं कहूंगी कि कुछ शायद पैदाइशी, अपना जो ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस का, उसके कारण रिबेलियन नेचर था, और कुछ ये देख के जन्मजात ही मैं शायद रिबेलियन थी। तो कई चीजें मुझे नहीं पसंद आती थी, बिल्कुल नहीं पसंद आती थी। जैसे बहुत फ्रैंकली बात कर रही हूँ मैं, कि पीरियड्स में किचन में नहीं जाना, मुझे लगता था क्यों नहीं जाना भला। मुझे बड़ा गुस्सा आता था इस बात को लेके, मैंने क्या गलत काम किया है? जो भी कुछ है नेचर का दिया हुआ है। तो मैं जाऊंगी और ड्योढ़ी को क्रॉस करके किचन में खड़ी हो जाऊंगी, मम्मी की पीठ है, उनको आवाज दूंगी, मम्मी क्या कर रही है, तो यहाँ पे भाग जाऊंगी फिर उनको तंग करना। तो मुझे कई चीजें, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी थी नहीं पसंद आती थी। एक खास किस्म की पूजा होती थी साल में 2 बार, एक होली के आसपास और एक इन दिनों बारिश के दिनों में। उसमें भी घर की बेटियां उस पूजा को अटेंड नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बेटे या मम्मी, चाची जी, दादी जी, ये लोग सब करते थे। मुझे बड़ा गुस्सा आता था। और किचन में पूजा होती थी, दरवाजा बाकायदा बंद कर लिया जाता था। तो मम्मी दादी भी तो बेटियां और स्त्री रूप में, बहुएं। अच्छा अच्छा, वो उस वहां पर बहू के रूप में है, हम पराई हैं, बेटियां हैं ना। बहुत खार खाती थी मैं, बहुत गुस्सा आता था। कई बार पूछा भी, अच्छा मत अंदर घुसाओ, पर मुंह जबानी तो बताओ कि होता क्या उस पूजा में, आप करते क्या? नहीं बताना। जैसे ही दरवाजा खुलता तो तीर के माफिक अंदर घुसना और देखना क्या हो रहा है। तो कोई जाली ढकी हुई है, कटोरी के ऊपर नीचे दिया जल रहा है, इसके अलावा क्या हुआ नहीं मालूम। वो मुझे आज तक उसका है कि आज भी भाभी जी से भी पूछो तो नहीं बताती, हंस के टाल देती है। भाभी जी जब आई मेरी शादी के 2 महीने बाद, शादियों के, वो अंदर 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं उस मौके पर थी वहां पर और वो अंदर और मैं फिर भी बाहर। मेरे को इतना गुस्सा कि कल की आई हुई ये अंदर चली गई, मैं आज भी बाहर हूँ, जबकि मैं इस घर की बेटी हूँ।
हम्म। तो बहुत बहुत रूढ़िवादी परिवार, लड़की की जात है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, इतना डूज एंड डोंट्स की बस पूछो मत। भाई लोग जो मर्जी कर सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो रातों को भी जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। क्यों भला? बहुत गुस्सा आता था मेरे को, बहुत ज्यादा गुस्सा। जब मैं शादी के बाद पंजाबी अग्रवाल परिवार में आई तो खूब आजादी मिली, खूब आजादी मिली। किचन में भी जा सकते हो 12 महीने हाँ, पूरे 30-31 दिन। हाँ, हाँ, समझ गए ना आप मेरा इशारा? हाँ, हाँ, हाँ। मैं यही प्रश्न आपसे करना चाहती थी कि जहाँ पे आपको अपने परिवार में एक रोक दिया जाता था, तो क्या आपने आज अपने परिवार को उससे छूट दे दी? तो आपने खुद ही आंसर दे दिया कि आपके बहुत परिवार। ज्यादा, बहुत ज्यादा। जी। पर बचपन का 1-2 किस्से हैं, मैं क्या बताऊं आपको? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। स्विमिंग करने जाते थे। फादर का ये था नियम कि लड़कियों को सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, परंतु एक सीमा में रह के। वो सीमा वाली जो बात थी ना, वो बस मेरे को अटकती थी। पर जो भी उन्होंने कुछ करवाया मैंने सब किया। बैडमिंटन खेला, स्विमिंग की और साइकिलिंग सीखी। प्रकृति से जैसे कि लगाव बहुत ज्यादा है। साइकिल पे निकल जाना, दूर तक निकल जाना। हम्म, नई नई साइकिल चलानी सीखी थी, मस्ती का आलम था। चलाती गई, खूब दूर निकल गई। समय का ख्याल नहीं आया और वापस आना भूल गई। बहुत देर के बाद घर आई। पापा जी चिंतित। शाम का समय वो घर में होते, नहीं रियलाइज हुआ। ठोक के यहाँ पर एक उन्होंने मुक्का मारा जोर से। कहाँ गए? पड़ोस में मैंने देखा, मेरे से छोटे थे लड़के वो, और वो देख रहे थे। उनका फादर भी देख रहा था, उनका छोटा भाई भी देख रहा था। मैंने देखा, अच्छा वो लोग देख रहे हैं। मेरे बड़ा गुस्सा आया, परंतु ओवर द पीरियड जैसे जैसे मेच्योरिटी आई, समझ पड़ गया कि फादर वाज कंसर्न फॉर मी, कि साइकिल लेकर गई है, कहीं ठुका गई होगी या कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, या रास्ता ना भूल जाए वापस आने का। पर इतना मस्ती का आलम रहा कि आज पापा जी को धन्यवाद करती हूँ कि वो जो ठोका था, तो अपने बेटे को भी ठोका मैंने, अपनी पोतियों को भी ठोका मैंने, अगर कहीं भी कुछ गलत सलत हुआ तो, कि भाई आई एम कंसर्न फॉर यू, दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग अनॉयड और हिट यू, ओनली दिस इज द रीजन, और कोई कारण नहीं। हाँ, तो आपका बचपन में तो आपको आपके पेरेंट्स फादर की पूरी सपोर्ट मिली, जैसा कि आप बता रही हैं, और आपने सब कुछ सीखा। किताबें पढ़नी वहीं से सीखी जनाब। वाह। स्वाध्याय जो आज इतना बोलते हैं सब लोग, बातचीत उसके ऊपर होती कि मस्ट है। फादर का था धर्मयुग मैगजीन, नवनीत, कादम्बिनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरिता, और भी एक पैनएम करके अंग्रेजी की मैगजीन थी, इलस्ट्रेटेड वीकली इंग्लिश की, ये दोनों भी आती थी। नंदन, पराग, हाँ, चंदा मैं मामा, भी यही चाह रही थी कि बच्चों ये की मैगजीन। सारी मैगजीन्स घर में आती थी। ठीक है। मतलब इतना खर्चा था। आज मैं सोचती हूँ मैगजीन्स के ऊपर, पर पापा जी का कहना था कि दुनिया के बारे में जानो, समझो, सीखो, और वेराइटीज ऑफ मैगजीन्स, कितना कुछ उसमें सीखने को, जितनी मैंने आपको मैगजीन्स के नाम दिए, इतना कुछ मैं जानती थी जिसका हिसाब नहीं। खूब पढ़ती थी मैं। तो आपके इस पूरे मतलब बचपन में आपको गुस्सा भी आता था? गुस्सा तो नाक पे बैठा हुआ और था। पापा जी के सामने तो हाँ, तो आप जैसे वो कुछ हुआ ही गुस्सा नहीं। निकालती कैसे थी? बैडमिंटन पे, अच्छा। साइकिलिंग में जाके, हाँ, पैडल मार मार के, हाँ, 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 और स्विमिंग करके। हाँ, हाँ, स्विमिंग में मेरी बुआ जी दिल्ली से जब उज्जैन आती थी गर्मियों की छुट्टी में, तो वो देखती थी, तो वो यही बोलती थी कि ये तो मछली की तरह तैरती है। हाँ, मैं कई मिनट तक बैठी रहती थी पानी के अंदर, सांस रोक के, अंडर वाटर करती थी। जी। और वो ये कहती कि ये तो हमारे गोयल परिवार की जल परी है। तो हमको बड़ा अच्छा लगता था, तारीफ होती थी, बड़ा अच्छा लगता। तारीफ होती। फादर में एक बहुत बहुत जबरदस्त खूबी थी, कभी किसी की बुराई नहीं करना।
कभी भी नहीं। कोई बाहर वाले की, किसी रिश्तेदार की या घर परिवार में तुम्हें ये नुक्से, तुम्हें कभी भी नहीं। सिर्फ एप्रिसिएशन, हम्म, सिर्फ एप्रिसिएशन। जो मैंने धीरे धीरे शादी के बाद समझना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और आज एक आदत सी बन गई। हम्म, हाँ, पर बुराई भी कई बार मैं तो कर डालती हूँ। वो शायद मेरा अपना पर्सनल एक आपका वो उसमें अपने होगा। अंदर की बुराई है कह लो, या खूबी है, जो भी कुछ है। हाँ, पर हाँ, पापा जी की ऑब्जर्वेशन वाली अच्छाई और ये एप्रिसिएशन करने वाली अच्छाई आज मेरे में दोनों मौजूद कूट है। कूट के भरी मौजूद है। हाँ, बहुत अच्छा। आपका बचपन बहुत हंसने खेलने वाला था। आपने बहुत सीखा भी और जीवन को बहुत अच्छे तरीके से समझा भी। बहुत आपके नजदीक जो से देखा। हाँ, आपके जो संस्कार थे, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि हम जब धरती पर आते हैं तो हर आत्मा अपने लिए अपने रास्ते खुद चूज करके आती है, अपना परिवार चूज करके आती है। तो आप भी चूज करके आई और उस स्वभाव को हम आज भी आप में देखते हैं कि आज भी जैसे आपके बचपन का था कि आपको खेतों में, जैसे आप कह रहे हो, किसान भी बनाया गया और आपको खेतों से या पेड़ पौधों से लगाव है, वो आज भी है आपको। तो हम आपकी अब आगे की यात्रा में, जैसा कि आपने गृहस्थ जीवन में पड़ाव रखा, तो एक परिवार है जिसको आप पहले जिसके साथ रह के आई, एक नया परिवार है जिसके साथ आप अब रह रही हैं, तो हम उनके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। टोटल कॉन्ट्रास्ट। हम्म, वहां पर फालतू बात कोई किसी से नहीं करता था, और नो एक्स्ट्रा टॉक, और कोई खुल के भी बात नहीं करता था। हम्म, और यहाँ पर मुंह खोल के मुंह फोड़ के बात होती थी, तो पंजाबी टच जिसे कहना चाहिए। तो मुझे तो कान गर्म हो जाते थे, शर्म से मैं गलना शुरू हो जाती थी जब कई बार कई बातें डाइनिंग टेबल पे सुनती थी। तो मुझे लगता था कितने बेशर्म हैं वो। मन ही मन बोलती थी मैं अपने आप से, कितने बेशर्म है ये लोग, कैसी बातें करते हैं, ये कोई बात करने की जगह है? आपस में मियाँ बीबी अपने कमरे में बात करें ना क्या। मेरी जिठानी प्रेग्नेंट हुई तो ससुर जी होकर आए मद्रास, तो वो क्या बच्चा पैदा करेगी डाइनिंग टेबल पे बात करते, चूहे सा तो पेट है। उई माँ, मैं तो ऐसी गल गई। मैंने कहा कैसी बातें कर रही है, बीवी रानी से अपने कमरे में नहीं बात कर सकते थे, कहीं जाते आते कहीं और नहीं बात कर सकते थे, यहाँ पर कैसे बेटे बहू के सामने बातें कर रही है? क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का कोई रीति रिवाज था ही नहीं बात करने का। वहाँ तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थे, और यहाँ पर इतना खुल के बात करते थे। पर धीरे धीरे मुझे लगा कि एक्सप्रेशन इज मस्ट। हाँ, वो बात अलग है कि अतिशयोक्ति है वो, पर मुझे लगा मेरे पीहर में और ससुराल में उल्टा विपरीत विपरीत, टोटल विपरीत परिस्थिति थी। वहाँ अतिशयोक्ति थी गूंगे रहने की, यहाँ अतिशयोक्ति थी मुंहफट बोलने की। मतलब बीवी का हाथ पकड़ के चलो चलते हैं ना, अरे बाप रे, मैं हाथ छुड़ा रही हूँ और वो टाइट पकड़े हुए, वो मैं हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। पर धीरे धीरे आदत पड़ गई मुझे, और मैं बहती चली गई, इस माहौल में भी ढलती चली गई। और शायद स्वच्छंद विचारों वाली थी मैं, और स्वच्छंद विचार का यहाँ झुंड मिलता चला गया, तो मैं उसमें बहती चली गई। तो बहुत बहुत साथ में एक, जैसे कि आपकी आदत थी कि सीखने की एक आदत थी, ये जहाँ बहुत सीखने जबरदस्त को, आदत है मेरी। हाँ, जहाँ सीखने को कुछ भी मिल रहा है सीखते चले जाओ, इमीडिएटली आई एब्सॉर्ब एब्जॉर्ब इट। इट। हाँ, हाँ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन शार्प थी ना, हाँ, तो देखना, समझना, एनालिसिस करना, उसका डिसेक्शन कर डालना, और फिर अपने में एब्जॉर्ब कर लेना। जो अच्छा लगा रख लिया, जो नहीं अच्छा लगा वो साइड में कर दिया। हम्म, पर जब जरूरत पड़ी तो वो साइड वाला भी उठा के इस्तेमाल कर लिया। हाँ हाँ, वो है तो हमारे पास ही ना, जब कभी हम अपना निकाला और यूज कर लिया। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत रूढ़िवादी परिवार से एक स्वच्छंद परिवार में आई, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ शब्दों का खेल करना आता नहीं था,
पीहर में, मायके में, क्योंकि कभी बोले नहीं, तो वोकेबलरी में शब्द भी नहीं, क्योंकि बड़ों ने नहीं बोला। कभी दादा दादी को नहीं सुना, कभी पापा मम्मी को, चाचा चाची को नहीं सुना, भाई बहनों को जो मेरे से बड़े थे सब, उनको नहीं सुना, तो वोकेबलरी में शब्द भी नहीं थे। यहाँ पर जो सुना, तो जब कभी गुस्सा आया तो वही शब्द बोल दिए, तो ये तो बड़ी तेज है। ये तो बहुत उस्ताद, ये तो बहुत बोलती है, इसकी तो जुबान बहुत चलती, ऐसे शब्दों को सुनना पड़ा मुझे। फिर मुझे वो भी अजीब लगा कि स्वयं तो बोलते, खुद बोलते, और मैं बोलती हूँ तो फिर तेज हो गई, ये क्या बात। फिर धीरे धीरे जिन बहुओं की तारीफें सुनने को मिलती, तो वैसे डायलॉग बोलने शुरू किए। फिर अपने आप को ढालना शुरू किया एक नए सिरे से कि आपने बोलना सीखा। अपने लिए नया शब्दकोश बना लिया। वेरी गुड। क्योंकि बहू है यहाँ पर, तो नेचुरली आप जितना मर्जी एडवांस हो जाओ, माय डियर, एक बात है अरुणा जी, मैं जरूर कहूंगी कि वो दकियानुसीपन, वो लिमिटेशंस फिर भी रहती ही रहती हैं। आप पांव फैला के नहीं बैठ सकते जनाब, और छाती चौड़ी करके नहीं बैठ सकते आप ससुराल में, वो आता ही आता है। तो ये दकियानुसीपन नहीं हुआ क्या? अगर आप एडवांस हैं, अगर आप मॉडर्न हैं, स्वच्छंद विचारों वाले हैं, तो फिर ये क्यों? पर ये इतना लिमिटेशन रहती रहती। बेटी जो मर्जी कर ले, बोल ले, पर बहू बोलेगी तो कहीं ना कहीं तो सीमा में बंध के ही रहना है आपको। तो ये हाँ, इसी से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास भी आपकी बहू है, ठीक है? तो क्या मतलब, ये पर्सनल क्वेश्चन है, फिर भी पूछ रही हूँ कि क्या आपने अपनी बहू को वो फ्रीडम दी, या एक जो हमारी रिचुअल या हमारे एक जीवन की एक शैली बनी हुई है कि बहू बहू है, तो आप में और अपने बहू में क्या डिफरेंस आपने रखा? अगर जरूरी है। अगर उसका इंटरव्यू लोगे ना तो शायद ज्यादा सच्चाई पता चलेगी, बजाय मैं अपने मुंह से बोलूं इसमें। नहीं, मैं आपकी नहीं, मैं जैसे आपका वो बता रहे हैं तो उसी हिसाब, क्योंकि सबके साथ है, हमारे साथ भी है, और शायद ये रिश्ते जो हमने नाम दिए हैं, शायद वो रिश्ते इसीलिए हैं कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन डॉटर एंड डॉटर इन लॉ, लॉ, जबकि वो आउट लॉ है। हाँ। हाँ। तो इससे हमें मतलब सीखना है कि अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, 100% नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दूसरी तरफ से भी उतनी ही एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि मदर के रूप में कितनी एक्सेप्टेंस होती है, तभी बेटी के रूप में होती है। पर हम कितना और आगे फ्रीडम के साथ बढ़ सकते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे। बेटी के रूप में बहू कभी नहीं बन सकती। इसका मैं क्रिस्टल क्लियर उदाहरण दूंगी आपको। जब जस्ट शादी से पहले भी, जस्ट शादी के बाद भी, बेटे की, मेरे बेटे की मामी सास या कोई फ्रेंड सर्कल में उनके कहते कि अब तो आपके घर में बेटी आ गई, तो मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है इस मामले में कि मैं अपने घर में बहू लेकर आ रही हूँ, मैं उसको बेटी कैसे बना सकती हूँ? इस पर आप भी गौर कीजिएगा, बहुत गहरी बात कहने जा रही हूँ मैं, और शायद आप मेरी बात से राजी भी होंगे। इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। तो मैं ये बहुत लोगों का सुनती रही जब तक मेरे बेटे की शादी हुई थी, तो नहीं हुई थी तब तक सुनती रही, परंतु जब मेरे ऊपर पड़ी तब मैंने इसका खुलासा कैसे किया मैं आपको बताती हूँ। तो जब मामी सास मेरे बेटे की बोली, मतलब बहू की मामी या उनके रिश्तेदार चाची वगैरह सब बोले कि आपके घर तो बेटी आ गई है, बेटी आ गई, आपका तो बहुत अच्छा स्वभाव है, आपको तो एक बेटी मिल गई और आपके घर में बेटी नहीं है। तो मैंने सबको एक ही जवाब दिया, आई एम सॉरी, मेरे घर में बहू आ रही है, क्योंकि अगर मैं उसको बेटी मान लेती हूँ तो मैं अपने बेटे को खोऊंगी या फिर उसको दामाद के रूप में लूं। क्यों? अगर वो बेटा है और ये बेटी है तो दोनों हम बिस्तर नहीं हो सकते।
आई एम सॉरी, फिर वंश आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये जो आजकल के ढकोसलेपन की बातें हैं कि आपके घर बेटी आ गई, आई एम सॉरी, बेटी समान, उसको मैं दर्जा दे सकती हूँ, खुल के बात कर सकती हूँ, पर बहू है, बहू ही रहेगी। और हाँ, जैसे मैं एक लिमिट में रही, समाज यही चाहता है कि लिमिटेशन में रहें, बड़ों का आदर करें, आंखों की शर्म रखें, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा आपने जो करना है करो। तो मेरे को जितना स्वच्छंद परिवार मिला था, मैं उससे भी बहुत ज्यादा एडवांस हूँ, बहुत ज्यादा एडवांस हूँ रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा। और ये मेरी बहू ही नहीं, घर के नौकर चाकर तक को भी पता है, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटा, सब जानते हैं। आज 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं, वो तक जानती हैं कि ये सास बहू का रिश्ता नहीं है, फ्रेंड्स है। हाँ, बेटी की जगह फ्रेंड्स का रिश्ता बहुत ज्यादा मायने रखता है। और जैसे हम एक बेटी को अपने संग रखते हैं, मैंने उसको वो अपनत्व दिया, दोस्त की तरह रखा आपने उसको। हाँ, मतलब उसको परिवार का एक सदस्य के रूप में मान के चली, और अपनी सीट से थोड़ा सा सरकी कि तू भी आके बैठ, और वो सब जान जो कुछ मुझे पता है घर परिवार के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, सबका जो एक टेम्परामेंट होता है, अच्छा स्वभाव, ये स्वभाव, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, सब मैंने उसको, एक होता है ना ओवर द पीरियड सीखता है, मैंने उसको समय के संग संग फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बताती गई कि तेरी देवर भी मैं हूँ, ननंद भी मैं हूँ, देवरानी भी मैं हूँ, जिठानी भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ तेरी, और सास भी मैं ही हूँ। और सास तो हुई। आज भी कई बार रुतबा जमाना होता है तो मैं फट से बोलती हूँ, ओए मैं तेरी सास हूँ, पर जैसे अभी आपसे बोला ना, बस यही तरीके से बोलती हूँ। तो बहुत ही दोस्ताना व्यवहार है हमारे बीच में, और कई बार मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा, और सचमुच मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। निडरता से कैसे बात करना, हक से बात करना, जिसे कहना चाहिए कि अगर आप सत्य के मार्ग पर हो तो कैसे बात करना, मैंने उसी से सीखा, सचमुच उसी से सीखा। और मैं उसको एक नहीं, आज तक मैं 1000 बार ये बात बता चुकी हूँ कि तुझसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तेरे आने के बाद सबसे पहले मुझ में निडरता आई, बात करने का वो आया। वरना बात करना आता था, पर क्या करना, कैसे करना, वाक क्षेत्र। हाँ। जो हमारी पीएसएसएम की एक बहुत बड़ी खूबी है, कॉमन सेंस, वाक क्षेत्र, किस तरीके किस से, तरह कितना से, बोलना कब बोलना, है, कितना बोलना, कैसे बोलना, कब चुप रहना, तो वो सब ओवर द पीरियड में सीखती चली गई। और पीएसएसएम से जुड़ने के बाद सूक्ष्मता से उस पर काम होना शुरू हुआ, खास तौर से चुप रहने पे बहुत ज्यादा काम शुरू। और अभी भी मैं सच में बहुत बोलती हूँ, मुझे मालूम है, एंड आई वांट टू बी क्वाइट, लॉट ऑफ टाइम्स आई फील, लॉट ऑफ टाइम्स आई शुड बी क्वाइट। और वो भी आ जाएगा जब इतना रियलाइजेशन आ गया, अवेयरनेस आ गई, ये भी आ जाएगा। आज भी कई बार कई लोग इतना मेरे को लगता है गलत बोल रहे हैं, मैं बोलूं बोलूं बोलूं, नो, उनको याद करती और अपने आप मैन्युअली नहीं, पर हाँ वैसे अपने आप को जिप कर लेती, शट अप नीलू, शट अप, कीप क्वाइट नीलू। आपके जो गृहस्थ जीवन में आपके जो साथी थे, हैं, सॉरी, वेरी सॉरी, नहीं नहीं, इट्स ओके, जो साथी हैं, जो साथी बने थे, हाँ, गृहस्थ जीवन के जो आपके साथी बने थे, उनका आपका कैसा रिश्ता रहा और कैसे वो आपके सहयोगी रहे, इस बारे में हम जानते हैं। उनसे बड़ा मेरा साथी आज भी कोई नहीं है, मैं ये बात ठोक के कहती हूँ कि उनके संग जो मेरा जीवन का सफर शुरू हुआ, बहुत बहुत सुंदर, कोई 6-8 महीना ही गुजरा होगा,
शादी का, जब मैंने उनसे कहा, उनके सामने तो मैं नॉन स्टॉप बात करती, नॉन स्टॉप। जो वो खामोश रहते थे, वो आज बोलना आज शुरू भी कर उतना नहीं बोलते। नहीं, अब वो बोलना शुरू कर दिया। कर दिया। हाँ, अच्छा। तो उनको मैंने नाम दिया फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। और एक दिन हम गाड़ी में जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा, यू आर नो मोर हस्बैंड फॉर मी। मैं कुछ और कहना चाहती थी, कुछ और कह रही थी, मेरे मन में कुछ और था, और ब्रेक लग गया गाड़ी पे। क्या मतलब, क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? तो मैंने कहा, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फिलोसोफर, गाइड। मैंने, अरे वाह, फिर गाड़ी चल दी। फिर उसके बाद वो फिएट कार ही नहीं चली, हमारी जिंदगी की गाड़ी भी दौड़ने लगी, वाह। क्योंकि वो हस्बैंड हस्बैंड नहीं थे। हर चीज में इतना खुलासा करके बात करना, और मैंने उनको काफी कुछ सीखने समझने के बाद नाम दिया क्रैक जीनियस। ही इज अ रियली जीनियस पर्सन। और हमारे घर की आजकल की भाषा में कह लो तो एनसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, इतिहास से लेकर के आज का पॉलिटिक्स से लेकर के स्पोर्ट्स, कुछ भी सब्जेक्ट ले लो, जवाब दे देंगे। कोई न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना, कोई मैगजीन नहीं छोड़ना, सब पढ़ना उन्होंने। इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है उनमें, इतना ज्ञान भरा हुआ है, बता नहीं सकती मैं आपको। तो उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत सीखा मैंने, बहुत आगे बढ़ी हूँ जीवन में। मैं कहती हूँ, आज अगर मैं कुछ भी हूँ, तो गिनती की उंगली पे लोग हैं, उसमें एक मेरे हस्बैंड आज के लिए सबसे पहले वो जाते हैं। बहुत सीखा मैंने उनसे, और इतनी आजादी दी है उन्होंने मेरे को, इतनी आजादी दी मुझे, कार ड्राइविंग भी सिखाई, करी सब कुछ। और रातों को अकेले जाने का, थिएटर करना शुरू किया मैंने। कुछ ऐसा रहा, बहुत टेढ़ी मेढ़ी सिचुएशंस थी, क्या डिटेल में जाना, पर कुछ ऐसा रहा कि बहुत रिफ्ट्स आ गए इन लॉज के मेरे बीच में। तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो घर में कुछ है, घर के बाहर कुछ है, दे आर नॉट वन, ड्यूअल पर्सनैलिटी। तो वो देखते देखते, अच्छा कुछ ऐसा भी हुआ कि छोटे शहर से आई इतने बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो लगता था मुझे कि वहाँ सारी दुनिया जानती है मुझे। कप्तान साहब की बहन, गोयल साहब की बेटी, या अपनी अपनी खुद की पर्सनैलिटी थी, साइकिल चलाती थी। वहाँ लड़कियां उस जमाने में इतनी साइकिल भी नहीं चलाते थे। और मयूरा, तो मैं खूब साइकिल चलाती थी, खूब साइकिल पे इधर उधर जाना करना, हर एक को दिख रहा था साइकिल चलाती हूँ। और कुएं का मेंढक, इन शॉर्ट, समुद्र में ले जाके छोड़ दिया गया। यहाँ कोई जानता ही नहीं आपको, कोई पहचानता ही नहीं आपको। तो काफी डिप्रेशन सा रहता था। फिर कुछ रिफ्ट्स आए तो और डिप्रेशन सा, जो आज की भाषा डिप्रेशन सा। जब कमरे में बंद करके फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक लगा के डांस करना, और अपने आप को दिमाग से शरीर सारा ठंडा कर लेना, ये नियम था रोज का मेरा, जब मदर इन लॉ घर में नहीं होती थी। और एक खास समय था जब नौकर भी घर से चला जाता था सब्जी उब्जी लेने, या हमारे यहाँ गाय थी तो वो चारा लेने जाता था, फुल वॉल्यूम, लॉक लगा लिया दरवाजा। तो सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेना। और बाद में फिर बेटा आया, वो बड़ा होने लगा, तो ये सब चीजें बंद होनी शुरू हो गई। तो एक समय आया कि मुझे मालूम ही नहीं मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करूं, घुटन शुरू हो गई। तो शायद उसी में वो जो भी कुछ बोलते तो मैं बोलती, तो वो बोलते तो बड़ी तेज है, जो इतने सालों चुप रही अभी बोलना शुरू कर दिया कि तेज है उस्ताद, ये वो सब। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को मालूम ही क्या हुआ, स्टेज के थिएटर से जुड़वा दिया। वहां मेरा एक्सप्रेशन निकलना शुरू, कैरेक्टर का जो होता था। तो 22 साल तक मैंने थिएटर किया, और बहुत
बहुत नाम कमाया मैंने। जो उज्जैन में नाम कमाया था सिंगर डांसर के रूप में, अब वो यहाँ पर मैंने एक आर्टिस्ट के रूप में। अरुणा जी, बस जीवन में इस तरह जूझते हुए आगे बढ़ती रही। हौसले बुलंद थे जो अपने पिता से सीखा था, और कर्मयोगी थे वो, तो मैं भी कर्म के संग आगे बढ़ती रही जो भी कुछ आया जिंदगी में। और एक ऐसा समय आया कि मेरे को मीडिया के जरिए एक्टिंग करने का मौका मिला। एक कैरेक्टर था विक्टिम का, जो आगरा की जेल में गई मैं। वहां जाने के बाद बल्कि मेरे अंदर एक और क्या बीज पड़ा हुआ था, जिसके बारे में मुझे पता चला कि मैं नारी सशक्तिकरण के मतलब बहुत ज्यादा फेवर में हूँ। अपने घर में भी जब देखती थी कि दादी वगैरह जैसे मम्मी के संग ठीक नहीं से रहना करना, मुझे यही लगता था कि क्यों औरत औरत के खिलाफ है या दुश्मन है या क्या, इस तरह से क्यों होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी ये बड़े नज़दीक से महसूस किया, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का जो एक रिश्ता होता है। जबकि मुझे लगता था कि जो कुछ वो भुगत चुकी हैं, अब वो मेरे संग तो उनको अच्छा रहना चाहिए। जो कि आपने एक प्रश्न भी किया था, तो उसमें यही है कि अ, बहुत अच्छा रिश्ता है मेरा अपनी बहू के संग। तो मैं इस तरह से स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट के रूप में और नारी के प्रति संवेदनशील होने के कारण नारी के लिए मैंने बहुत काम किया। और बल्कि उस जेल से मैंने बहुत कुछ सीखा। जब वहाँ पे एक्टिंग करी, मैंने शूट किया, और तिहाड़ जेल में इसी तरह पहुंची थी, महिला जेल में। और एक नहीं 3 साल मैंने औरतों के संग काम किया। बहुत बहुत संतुष्टि है मेरे मन में, क्योंकि वहां से बहुत औरतें बाहर भी निकली थी। तो बस यही सब हाँ, कुछ। बहुत अच्छा नलिनी जी। हमने आपके इस यात्रा को, अनुभवों को बहुत अच्छे तरीके से सुना और बहुत कुछ सीखा भी। और अभी तो आपकी इस सुंदर यात्रा को और भी सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ बचा है। तो अभी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपको नमस्कार। हम फिर मिलेंगे एक बार। आत्मबंधन। दर्शकों, हमने बहुत कुछ समझा कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी हमें परिस्थितियां कभी कभार ऐसी मिलती हैं जो हमें कुछ सिखाना चाहती हैं, और हम सब खुशियों के साथ भी कभी कभी उदासी में चले जाते हैं। ये चीज़ हमने नलिनी जी की आत्मा की यात्रा से सीखा, समझा। अभी उनकी आत्मा की यात्रा के बहुत से पहलू बचे हैं, जिनको हम अपने अगले एपिसोड में आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सबका। 2009 में मेरा बेटा जुड़ा, जिसने मुझे PSSM से जुड़वाया। थोड़ा सा और 1 साल पीछे चले, 2008 में जब मेरी पोती अपनी मम्मी के पेट में थी, तब डॉक्टर न्यूटन को मिली। और देखा जाए तो उसने ये डिजाइन किया, उसने ये जाल रचा और बिछाया कि पहले परिवार आ जाए सारा, इसमें PSSM से जुड़ जाए, पत्री जी को मिल ले। मैं आती हूँ, मेरा आगमन है फिर। तुम कैसे ध्यान लगा रहे हो वहाँ पे, कैसे मेडिटेशन कर रहे हो। मेरे को जो मालूम था वो विपश्यना के बारे में मालूम था, जहाँ मौन में रहते हैं। यहाँ पर ये बार बार फोन लगा रहा है, और वहाँ तुम मोबाइल भी रख लेते हैं उठा के, वहाँ पे तुम मोबाइल भी रख लेते हो, और यहाँ इसके हाथ में मोबाइल भी है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू सेंड मी ओवर देयर। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप जाओ तो सही, जाओ तो सही। वो अफगानिस्तान चला गया, वहाँ से भी फ़ोन पे बात करता रहा। फाइनली उसने मुझे खैर धक्का मार के भेज दिया और मेरे को जाना पड़ा। मैं गई। आप अरुणा जी विश्वास नहीं करेंगी, हर कंकड़ मेरे को लगा अपनी छाती पे मेरा कदम रखते हुए खुश हो रहा है, मेरे आने पर खुश हो रहा है। कंकड़ पत्थर सब मुझे पहचानते। हर डाली पत्ता जो वहाँ झूम रहा है, लग रहा है नाच नाच के मेरा स्वागत कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल लगा जैसे मैं किसी अपनी ही जगह पर आ गई हूँ, ये मेरी ही जगह है। फिर मुझे लगा बेटे ने सही जगह। 2-3 बार मैंने मुड़ मुड़ के भी पीछे देखा। अट्रैक्शन था मेरे अंदर उनके प्रति कुछ।
मतलब कोई शक्ति थी, जैसे कि मुझे चुंबकीय उनसे, शक्ति थी हाँ, जिससे चुंबकीय शक्ति थी जो मेरे को उनकी तरफ आकर्षित कर रही थी। वो ऊर्जा का खेल जिसे कहेंगे। हम्म, मैं थोड़ा आगे पहुंच, एक सज्जन आ रहे थे सामने से। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये जो सज्जन बैठे कौन है? अरे आप इनको नहीं जानते? बोले ये पूरी यहाँ के सृष्टिकर्ता, यही तो है, फाउंडर है, पत्री जी।